वेलकम टू द करंट अफेयर्स हाइब्रिड ऑडियो बुक सीरीज। इस सीरीज में हम विजन आईएएस मंथली मैगजीन से यूपीएससी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट करंट डेवलपमेंट्स को कवर करेंगे। यू आर वाचिंग यूपीएससी सिविल 360। जस्ट प्लग इन एंड स्टे यूपीएससी रेडी। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस पॉलिटी एंड गवर्नेंस। इस टॉपिक का समरी नोट्स के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो लेट्स डाइव डीप इनटू द टॉपिक। चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं एक ऐसे मुद्दे से जो शायद भारत के हर परिवार को किसी न किसी तरह से छूता है, जमीन और उसके कागजात। हमारा पहला टॉपिक है भारत में भूमि पंजीकरण प्रणाली यानी लैंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम इन इंडिया। बिल्कुल, और ये एक ऐसा विषय है जिसमें आप देखिए दशकों पुराने कानून आज की डिजिटल दुनिया से टकरा रहे हैं। और ये टकराव हाल ही में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। सो लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन 1.1 लैंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम इन इंडिया। सबसे पहले ये टॉपिक खबरों में क्यों है? व्हाई न्यूज? इसकी वजह है सुप्रीम कोर्ट का एक हालिया फैसला, समीउल्लाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2025 केस में। कोर्ट ने भारत के लैंड रजिस्ट्रेशन और टाइटलिंग सिस्टम में फंडामेंटल रिफॉर्म्स मतलब बुनियादी सुधारों की जरूरत पर जोर दिया है। अच्छा। अदालत ने बिहार के उस नियम को रद्द कर दिया जो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए म्यूटेशन यानी दाखिल खारिज को अनिवार्य बनाता था। ओके, लेट्स अनपैक दिस। म्यूटेशन को अनिवार्य बनाने वाले रूल को रद्द करना एक बड़ा कदम है। कोर्ट ने इस फैसले में किन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को रीएम्फसाइज किया? हाँ, तो कोर्ट ने दो बहुत ही जरूरी बातें दोहराई। पहली, रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत जब आप कोई सेल डीड रजिस्टर कराते हैं तो वो सिर्फ एक ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड है, ओनरशिप का प्रूफ नहीं। एग्जैक्टली। और दूसरी बात, म्यूटेशन मतलब राजस्व रिकॉर्ड में नाम बदलना, वो सिर्फ रेवेन्यू कलेक्शन के लिए सरकार के रिकॉर्ड्स को अपडेट करता है। वो किसी को कानूनी तौर पर मालिकाना हक यानी टाइटल नहीं देता। ये तो उस आम धारणा के बिल्कुल खिलाफ है कि रजिस्ट्री और दाखिल खारिज हो गया तो जमीन आपकी हो गई। हाँ, और एक और रिलेटेड केस का जिक्र है, केजी गोपी वर्सेस सब रजिस्ट्रार 2025। उसमें क्या कहा गया? हाँ, वो केस भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत सब रजिस्ट्रार का रोल पूरी तरह से मिनिस्टीरियल है। मिनिस्टीरियल मतलब वो एक क्लर्क की तरह काम करते हैं। उनका काम ओनरशिप या टाइटल की जांच करना नहीं है। तो फिर उनका काम क्या है? उन्हें सिर्फ ये वेरीफाई करना है कि डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं या नहीं और दोनों पार्टीज की सहमति वॉलंटरी है यानी बिना किसी दबाव के है। कोर्ट ने इस सिस्टम को, जहां आउटडेटेड लैंड रिकॉर्ड्स के कारण लोग दफ्तरों के चक्कर काटते रहते हैं, एक ब्यूरोक्रेटिक लूप कहा और एक डिजिटल कंक्लूसिव टाइटलिंग सिस्टम की जरूरत पर जोर दिया। अब इस मामले में कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल पोजीशन क्या है, ये समझना यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए जरूरी है। जरूर। देखिए, संविधान के तहत लैंड स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, यानी इस पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों का है। बिल्कुल, लेकिन जमीन से जुड़े डॉक्यूमेंट्स जैसे सेल डीड्स का रजिस्ट्रेशन वो कंकरेंट लिस्ट शेड्यूल 7 में आता है। अच्छा, तो उस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। सही। और विडंबना ये है कि हमारे ज्यादातर रजिस्ट्रेशन लॉज जैसे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 ये सब कॉलोनियल रखे हैं। तो दुनिया में कितने तरह के लैंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम्स होते हैं? हमारे सिस्टम की तुलना दूसरों से कैसे होती है? मोटे तौर पर दो मुख्य प्रकार के सिस्टम्स हैं। पहला है डीड्स रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो भारत की वर्तमान प्रणाली है। इसे एक आसान एनोलॉजी से समझते हैं। क्या ये ऐसा है कि मेरे पास एक कार की सारी पुरानी रसीदें हैं, जब मैंने खरीदी, उसके पहले वाले ने जब खरीदी, और ओनरशिप साबित करने के लिए मुझे ये पूरी चेन ऑफ रिसीट्स दिखानी पड़ेंगी? एग्जैक्टली, ये बिल्कुल सही एनालॉजी है। इस सिस्टम में ट्रांजैक्शन के एविडेंस के तौर पर सेल डीड्स रजिस्टर होती हैं। टाइटल जो है वो प्रिजम्प्टिव होता है, गारंटीड नहीं। आपको पिछली सारी डीड्स की चेन ट्रेस करनी पड़ती है। और दूसरा सिस्टम कौन सा है? दूसरा है टाइटल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, जिसे टॉरेंट सिस्टम भी कहते हैं। आपकी एनोलॉजी को ही आगे बढ़ाएं तो ये सिस्टम एक सरकारी आरसी बुक की तरह है। अच्छा। वो एक डॉक्यूमेंट ही ओनरशिप का फाइनल प्रूफ है, पुरानी रसीदों की जरूरत नहीं। इसमें रजिस्ट्रेशन ही ओनरशिप का कंक्लूसिव प्रूफ होता है और गवर्नमेंट टाइटल को गारंटी करती है। ओनर को एक सर्टिफिकेट ऑफ टाइटल मिलता है। तो ये तो साफ है कि हमारा डीड्स रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो 100 साल से भी ज्यादा पुराना है, इसमें कई कमियां होंगी। सो व्हाट आर द मेजर इश्यूज विद द एग्जिस्टिंग सिस्टम? सबसे पहली और बड़ी समस्या है इसका आउटडेटेड लीगल फ्रेमवर्क। हमारे कानून ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, इंडियन स्टैंप एक्ट 1899 ये सब कॉलोनियल लॉज हैं। ये आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी, अर्बनाइजेशन या कॉम्प्लेक्स प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस की जरूरतों से मतलब मेल नहीं खाते। और यहीं से दूसरी समस्या निकलती है जिसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने भी किया, एब्सेंस ऑफ कंक्लूसिव टाइटल। बिल्कुल, रजिस्टर्ड सेल डीड की केवल प्रिजम्प्टिव एविडेंशियरी वैल्यू होती है, वो ओनरशिप गारंटी नहीं करती। इसका मतलब है कि आपकी रजिस्ट्री को अदालत में चुनौती दी जा सकती है। इसी वजह से फ्रॉड और डिस्प्यूट्स की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है और इसका सीधा असर हमारी अदालतों पर पड़ता होगा। मुझे लगता है कि ये लिटिगेशन का एक बहुत बड़ा कारण है। आप सही सोच रही हैं। तीसरा इशू है हेवी लिटिगेशन बर्डन। यह आंकड़ा चौंकाने वाला है कि भारत में लगभग 66% सिविल लिटिगेशन भूमि विवादों से संबंधित है। 66%? That's huge. इसके कारण है फेक और फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट्स, कब्जा यानी एनक्रोचमेंट्स, हर राज्य में अलग अलग फ्रैगमेंटेड प्रोसीजर्स और हमारा प्रिजम्प्टिव टाइटलिंग सिस्टम। एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर भी तो चैलेंजेस होंगे। हाँ, चौथा इशू है एडमिनिस्ट्रेटिव बॉटलनेक्स।
आज भी जमीन खरीदने बेचने के लिए बायर, सेलर और विटनेसेस की फिजिकल प्रेजेंस मैंडेटरी है। सब रजिस्ट्रार ऑफिसेज में प्रक्रियाएं बहुत टाइम कंज्यूमिंग और कह सकते हैं ओपेक हैं। और जैसा हमने पहले डिस्कस किया, लैंड एक स्टेट सब्जेक्ट होने के कारण हर राज्य में प्रक्रियाएं यूनिफॉर्म नहीं है, जिससे बहुत कंफ्यूजन होता है। और डिजिटाइजेशन की इतनी बातों के बावजूद जमीनी हकीकत क्या है? यही पर पांचवी समस्या आती है, इनकम्प्लीट डिजिटाइजेशन। डिजिटल इनिशिएटिव्स तो बहुत हैं, लेकिन वो सिर्फ पुराने फॉल्टी रिकॉर्ड्स को ही डिजिटल फॉर्मेट में डाल रहे हैं। ओके। वो टाइटल के फंडामेंटल प्रॉब्लम को करेक्ट नहीं करते। टाइटल सर्टेनिटी के बिना डिजिटाइजेशन सिर्फ एक डिजिटल बैंडेज की तरह है, जो असली घाव को नहीं भरता। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन फॉर गवर्नमेंट एक्शन? इन समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार क्या कर रही है? सरकार की सबसे बड़ी पहल है डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, यानी DILRMP। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ही प्रिजम्पटिव टाइटलिंग से कंक्लूसिव टाइटलिंग की ओर बढ़ना है। अच्छा। ये प्रोग्राम लैंड रिकॉर्ड्स, रजिस्ट्रेशन और मैपिंग, इन तीनों को इंटीग्रेट करने का काम कर रहा है। DILRP के तहत कुछ स्पेसिफिक इनिशिएटिव्स भी होंगे? हाँ, कई की इनिशिएटिव्स हैं। पहला है ULPIN, जिसे भू आधार भी कहते हैं। मतलब जमीन का आधार कार्ड? प्रिसाइजली, ये हर लैंड पार्सल के लिए एक 14 डिजिट यूनिक आईडी है, जो उसके जियो कोऑर्डिनेट्स पर आधारित है। इससे जमीन की पहचान सटीक हो जाती है और डिस्प्यूट्स कम करने में मदद मिलती है। ओके। दूसरा है NGDRS, यानी नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम। ये एक सॉफ्टवेयर है जो ऑनलाइन डीड एंट्री, पेमेंट, अपॉइंटमेंट और डॉक्यूमेंट सर्च की सुविधा देता है। और अदालतों के बोझ को कम करने के लिए कुछ? उसके लिए तीसरा इनिशिएटिव है ई-कोर्ट्स एंड लैंड रिकॉर्ड्स लिंकेज। इससे कोर्ट्स को लैंड डेटा का रियल टाइम एक्सेस मिलता है, जिससे मामलों का निपटारा तेजी से हो सकता है। और चौथा है ट्रांसलिटरेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, जिसमें रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स का 22 शेड्यूल 8 भाषाओं में अनुवाद किया जा रहा है, ताकि भाषा की दीवारें खत्म हो सकें। ये तो केंद्र सरकार की पहल हुई। क्या राज्यों के भी अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं? हाँ, कई राज्यों ने अपने प्लेटफॉर्म्स बनाए हैं, जैसे तेलंगाना का धरानी भू भारती पोर्टल, कर्नाटका का कावेरी पोर्टल और वेस्ट बंगाल का बंगलार भूमि। राइट। इन सभी का उद्देश्य लोगों को डिजिटाइज्ड एक्सेस देना, बाबूगिरी और डिस्क्रिप्शन कम करना और ट्रांजैक्शंस को तेज और ट्रांसपेरेंट बनाना है। वापस सुप्रीम कोर्ट पर आते हैं। इन समस्याओं और सरकारी कोशिशों को देखते हुए आगे के लिए कोर्ट का विजन क्या है? What are the suggested systematic reforms? कोर्ट ने 5 प्रमुख सुधारों का एक रोड मैप दिया है। पहला, कंक्लूसिव लैंड टाइटलिंग। इसके लिए कोर्ट ने लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को एक कमेटी बनाने का निर्देश दिया है, जिसमें राज्यों की भी भागीदारी हो, ताकि रजिस्ट्रेशन को गारंटीड ओनरशिप के साथ इंटीग्रेट किया जा सके। और उन पुराने कॉलोनियल कानूनों का क्या? दूसरा सुझाव उसी से जुड़ा है, रीस्ट्रक्चरिंग कॉलोनियल लॉस। कोर्ट चाहता है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 और स्टैंप एक्ट 1899 को पूरी तरह से रिव्यू और मॉडर्नाइज किया जाए, ताकि ये कानून डिजिटल गवर्नेंस और आज की टेक्नोलॉजी के साथ अलाइन हो सके। बिल्कुल। तीसरा सुझाव है सिंक्रोनाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, यानी रजिस्ट्रेशन डेटा, म्यूटेशन रिकॉर्ड्स और सर्वे एंड सेटलमेंट ऑपरेशंस, इन सभी को रियल टाइम में इंटीग्रेट और अपडेट किया जाए। चौथा है एक डेडिकेटेड रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाना, रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स के लिए एक परमानेंट बॉडी जो इंस्टीट्यूशनल मेमोरी बनाए रखे और सिस्टम में लगातार असेसमेंट और अपग्रेड्स करे। और पांचवा सुझाव, जो काफी फ्यूचरिस्टिक लगता है, ब्लॉकचेन। मुझे इस पर थोड़ा संदेह है। हम हर चीज के सोल्यूशन के लिए ब्लॉकचेन शब्द सुनते हैं। क्या जमीन के रिकॉर्ड्स के लिए ये वाकई में प्रैक्टिकल है? आपका सवाल जायज है। ये एस्पिरेशनल जरूर है, लेकिन इसके पीछे की सोच मजबूत है। कोर्ट का 5वां सुझाव है ब्लॉकचेन बेस्ड लैंड टाइटलिंग। ब्लॉकचेन एक टैंपर प्रूफ इम्यूटेबल डिजिटल लेजर है। अच्छा। इसका फायदा यह है कि एक बार रिकॉर्ड दर्ज होने के बाद उसे बदला नहीं जा सकता। ये रिकॉर्ड मैनिपुलेशन को रोकेगा, कैडेस्ट्रल मैप्स, सर्वे और रेवेन्यू डेटा को एक साथ इंटीग्रेट करेगा और सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी और पब्लिक ट्रस्ट को बढ़ाएगा। सही। इसे लागू करना मुश्किल है, पर यह एक मजबूत लक्ष्य है। तो इस पूरे डिस्कशन का कंक्लूजन क्या है? व्हाट्स द बॉटम लाइन? संक्षेप में, भारत के लैंड गवर्नेंस को अब ट्रांजैक्शन सेंट्रिक रजिस्ट्रेशन से ओनरशिप सेंट्रिक इंक्लूसिव टाइटलिंग की ओर बढ़ने की सख्त जरूरत है। बिल्कुल। इसके लिए हार्मोनाइज्ड लॉज, एक्यूरेट डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स, रियल टाइम सिंक्रोनाइजेशन और ब्लॉकचेन जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज की जरूरत पड़ेगी। ये सुधार न सिर्फ डिस्प्यूट्स कम करेंगे, बल्कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारेंगे और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए लैंड की ट्रू पोटेंशियल को अनलॉक करेंगे। बिल्कुल सही। हमने जमीन के रिकॉर्ड्स को दुरुस्त करने की बात की, जो हमारा फिजिकल एसेट है। लेकिन आज की दुनिया में एक और एसेट है जो शायद उससे भी ज्यादा कीमती और वल्नरेबल है, हमारा पर्सनल डेटा। ये हमें हमारे अगले टॉपिक पर लाता है, सेक्शन 1.2, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन DPDP रूल्स 2025। ये एक बहुत ही टाइमली ट्रांजिशन है। एक तरफ हम सदियों पुराने जमीनी रिकॉर्ड्स को डिजिटल कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो डेटा डिजिटल ही पैदा हुआ है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए नियम बना रहे हैं। सो व्हाई आर द DPDP रूल्स इन द न्यूज? भारत सरकार ने हाल ही में इन नियमों को नोटिफाई किया है, जिससे DPDP एक्ट 2023 अब पूरी तरह से ऑपरेशनल हो गया है। ओके। इसे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी METI ने नोटिफाई किया है।
कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस को अपने सिस्टम्स को इन नए नियमों के मुताबिक ढालने के लिए 18 महीने का फेज्ड ट्रांजिशन पीरियड दिया गया है। ओके, इन नियमों की जरूरत क्यों पड़ी? हम सभी आधार, यूपीआई, डिजीलॉकर इस्तेमाल करते हैं, हमारा डेटा हर जगह है, तो ये नियम क्या बहुत पहले नहीं आ जाने चाहिए थे? बिल्कुल, ये बहुत समय से पेंडिंग थे। डिजिटल डेटा में भारी वृद्धि के साथ साथ साइबर क्राइम और डेटा ब्रीचेस जैसे आइडेंटिटी थेफ्ट और फाइनेंशियल फ्रॉड भी तेजी से बढ़ रहे थे। इस कानून की संवैधानिक नींव के.एस. पुट्टास्वामी 2017 केस में रखी गई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी को आर्टिकल 21 के तहत एक फंडामेंटल राइट माना। तो इस डीपीडीपी एक्ट 2023 का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका उद्देश्य एक ऐसा डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क बनाना है जो दोहरी भूमिका निभाए। एक तरफ ये राइट्स बेस्ड हो, यानी इंडिविजुअल्स के पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करे, और दूसरी तरफ ये ग्रोथ इनेबलिंग हो। सही, मतलब लॉफुल और फेयर तरीके से डेटा प्रोसेसिंग की अनुमति दे, साथ ही डेटा प्रोसेस करने वाली एंटिटी की अकाउंटेबिलिटी भी सुनिश्चित करे। इस फ्रेमवर्क के कोर प्रिंसिपल्स क्या है? इसके 7 सिद्धांत हैं जो डेटा गवर्नेंस की नींव हैं: कंसेंट एंड ट्रांसपेरेंसी, पर्पस लिमिटेशन, डेटा मिनिमाइजेशन, एक्यूरेसी, स्टोरेज लिमिटेशन, सिक्योरिटी सेफगार्ड्स और अकाउंटेबिलिटी। इसमें कुछ की डेफिनेशंस भी हैं जो प्रीलिम्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। हाँ, 4 टर्म समझना जरूरी है। पहला, डेटा प्रिंसिपल, वो व्यक्ति जिससे पर्सनल डेटा जुड़ा है, यानी हम और आप। दूसरा, डेटा फिड्यूशरी, वो एंटिटी जैसे कोई कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन जो डेटा प्रोसेसिंग का पर्पस और तरीका तय करती है। ओके। तीसरा, कंसेंट मैनेजर, एक रजिस्टर्ड इंटरमीडियरी जो हमारे कंसेंट को मैनेज करने में मदद करेगा। और चौथा, सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशरी SDF, सरकार द्वारा नोटिफाइड बड़े या हाई रिस्क डेटा प्रोसेसर्स जैसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनीज या बैंक्स। अब आते हैं नियमों के स्पेसिफिक प्रोविजंस पर। डेटा फिड्यूशरीज यानी कंपनियों की क्या ऑब्लिगेशंस हैं? सबसे पहली और बड़ी ऑब्लिगेशन है कंसेंट फ्रेमवर्क। अब कंपनियों को एक मैंडेटरी स्टैंड अलोन कंसेंट नोटिस देना होगा। ये क्लियर और सिंपल भाषा में होना चाहिए, और इसमें यह बताना होगा कि किस टाइप का डेटा लिया जा रहा है, उसका पर्पस क्या है और उसे कब तक रखा जाएगा। और कंसेंट वापस लेने के बारे में क्या? ये अक्सर बहुत मुश्किल होता है। कई वेबसाइट्स पर अनसब्सक्राइब का बटन ढूंढना एक पहेली सुलझाने जैसा है। What's fascinating here is ये नियम सीधे सीधे इसी प्रॉब्लम पर चोट करते हैं। नियम कहता है कि कंसेंट वापस लेना उतना ही आसान होना चाहिए जितना कंसेंट देना। अच्छा, इसमें कोई डार्क पैटर्न्स या प्रोसीजरल हर्डल्स नहीं होने चाहिए। ये डिजिटल स्पेस में यूजर की ऑटोनॉमी को रिस्टोर करने की कोशिश है। डेटा इरेज करने को लेकर क्या नियम है? दूसरी ऑब्लिगेशन है डेटा इरेजर एंड रिटेंशन। जैसे ही डेटा का पर्पस पूरा हो जाए या यूजर अपना कंसेंट वापस ले ले, तो कंपनी को पर्सनल डेटा इरेज करना होगा। लेकिन इसमें एक पेंच है। हाँ, उन्हें पर्सनल डेटा और प्रोसेसिंग लॉग्स को कम से कम 1 साल तक रिटेन करना भी मैंडेटरी है, ताकि बाद में कोई डिस्प्यूट हो तो रिकॉर्ड्स उपलब्ध रहें। और अगर डेटा ब्रीच हो जाए तो? तीसरा ऑब्लिगेशन है पर्सनल डेटा ब्रीच नोटिफिकेशन। बिना किसी देरी के डेटा प्रिंसिपल्स यानी यूजर्स और डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया दोनों को नोटिफाई करना होगा। ओके। चौथा है ग्रीवियंस रिड्रेसर, जिसमें यूजर्स की एक्सेस, करेक्शन या इरेजर रिक्वेस्ट का 90 दिनों के भीतर जवाब देना मैंडेटरी है। 90 डेज। डिजिटल एज में 90 दिन तो बहुत लंबा समय लगता है। किसी की रिक्वेस्ट पर एक्शन लेने के लिए इतना जेनरस टाइमलाइन क्यों? ये एक वैलिड कंसर्न है। इसके पीछे का तर्क ये हो सकता है कि बड़ी कंपनीज को मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट प्रोसेस करनी पड़ती हैं, और इसके लिए उन्हें एक रोबस्ट इंटरनल सिस्टम बनाने के लिए समय चाहिए। लेकिन हाँ, ये टाइमलाइन बहस का विषय जरूर है। बच्चों के डेटा प्रोटेक्शन के लिए क्या खास प्रावधान है? पांचवां और बहुत महत्वपूर्ण ऑब्लिगेशन है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस डेटा। इसके लिए वेरीफाइबल पेरेंटल कंसेंट मैंडेटरी है। हालांकि हेल्थ केयर, एजुकेशन और चाइल्ड सेफ्टी जैसे मामलों के लिए कुछ एग्जाम्पशंस हैं। सबसे बड़ी बात, बच्चों की बिहेवियरल ट्रैकिंग और टारगेटेड एडवर्टाइजिंग पूरी तरह प्रतिबंधित है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन फॉर द सिटीजंस? नागरिकों को क्या अधिकार मिलते हैं? नागरिकों को इस फ्रेमवर्क के केंद्र में रखा गया है। उन्हें कई अधिकार मिलते हैं, जैसे राइट टू गिव, रिफ्यूज और विथड्रॉ कंसेंट, राइट टू नो कि उनका डेटा कहां इस्तेमाल हो रहा है, राइट टू एक्सेस पर्सनल डेटा, राइट टू करेक्शन एंड अपडेटिंग, राइट टू इरेजर और राइट टू नॉमिनेट, यानी अपनी मृत्यु के बाद अपने डेटा के लिए किसी को नॉमिनेट करना। क्या कोई इंपॉर्टेंट राइट्स हैं जो इसमें शामिल नहीं है? हाँ, और ये इस कानून की एक बड़ी आलोचना है। इसमें राइट टू डेटा पोर्टेबिलिटी, मतलब अपना डेटा एक प्लेटफॉर्म से दूसरे पर ले जाने का अधिकार। करेक्ट, वो, और राइट टू बी फॉरगॉटन, यानी इंटरनेट से अपनी जानकारी हटाने का अधिकार, ये दोनों शामिल नहीं हैं जो GDPR जैसे इंटरनेशनल लॉज में मौजूद हैं। इसे लागू करने के लिए कौन सी इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बनाई गई है? इसके लिए डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया DPBI बनाई गई है। ये एक 4 मेंबर स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसके काम है कंप्लायंस मॉनिटर करना, इंक्वायरीज करना और नॉन कंप्लायंस पे पेनल्टी लगाना। DPBI के फैसलों के खिलाफ अपील टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी TDS एक्ट में की जा सकती है। और अगर कोई इन नियमों का उल्लंघन करता है तो पेनल्टीज क्या हैं? ये अक्सर सुधार का सबसे बड़ा इंसेंटिव होती हैं। पेनल्टीज वाकई में बहुत ज्यादा हैं, ताकि कंपनीज इसे गंभीरता से लें। सिक्योरिटी सेफगार्ड्स बनाए रखने में विफलता पर 250 करोड़ रुपए, वाओ। डेटा ब्रीच, नॉन रिपोर्टिंग या चिल्ड्रंस डेटा वायलेशंस पर 200 करोड़ रुपए और अन्य उल्लंघनों पर
50 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। लेकिन क्या ये भारी भरकम पेनाल्टीज किसी छोटी स्टार्टअप कंपनी को डुबा नहीं सकती, जिसने शायद अनजाने में कोई गलती कर दी हो? क्या ये इनोवेशन को हतोत्साहित करने का रिस्क नहीं पैदा करता? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और कानून की प्रमुख चिंताओं में से एक है। क्रिटिक्स का यही मानना है कि हाई कंप्लायंस कॉस्ट और भारी पेनाल्टीज स्टार्टअप्स और एमएसएमईज के लिए एक बड़ा बोझ बन सकती हैं। संतुलन साधना बहुत जरूरी होगा। इस एक्ट का आरटीआई एक्ट पर भी कुछ असर हुआ है, जो ट्रांसपेरेंसी के लिए बहुत जरूरी कानून है। हाँ, ये आरटीआई एक्ट के सेक्शन 81J में संशोधन करता है और पर्सनल इंफॉर्मेशन के डिस्क्लोजर को एग्जेम्प्ट करता है। इसके पीछे का मकसद ट्रांसपेरेंसी और प्राइवेसी के बीच संतुलन बनाना है, लेकिन कई एक्टिविस्ट को डर है कि इससे पब्लिक ऑफिशियल्स की अकाउंटेबिलिटी कम हो सकती है। तो जाहिर है इस कानून की कुछ आलोचनाएं भी हैं। व्हाट आर द मेजर क्रिटिसिज्म्स एंड कंसर्न्स? मुख्य चिंताएं 3 हैं। पहली, सरकार को सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी और पब्लिक ऑर्डर जैसे ग्राउंड्स पर बहुत व्यापक छूट दी गई है। क्रिटिक्स का कहना है कि ये ब्लैंकेट एग्जेम्पशंस सर्वेलेंस स्टेट को बढ़ावा दे सकती हैं। दूसरी चिंता तो स्टार्टअप्स वाली ही है। बिल्कुल, स्टार्टअप्स और एमएसएमईज के लिए हाई कंप्लायंस कॉस्ट। और तीसरी, सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशरी की परिभाषा में एम्बिग्युइटी है, जो सरकार को बहुत ज्यादा डिस्क्रिशन देती है। तो आगे की राह क्या होनी चाहिए? व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? आगे के लिए गवर्नमेंट को जो एग्जेम्पशंस मिली हैं उन पर इंडिपेंडेंट ओवरसाइट की जरूरत है। भविष्य के अमेंडमेंट्स में डेटा पोर्टेबिलिटी जैसे अधिकारों को शामिल किया जाना चाहिए और सबसे जरूरी डीपीआई की कैपेसिटी बिल्डिंग पर फोकस करना होगा ताकि वो इन जटिल मामलों को प्रभावी ढंग से हैंडल कर सके। तो इस डिस्कशन का कंक्लूजन क्या निकालें? डीपीडीपी रूल्स 2025 भारत के डेटा गवर्नेंस में एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट है, डेटा एक्सट्रैक्शन से डेटा रिस्पॉन्सिबिलिटी की ओर। अब डेटा सिर्फ एक एसेट नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। इस कानून की सफलता इसकी इंप्लीमेंटेशन इंटेग्रिटी, जुडिशियल ओवरसाइट और स्टेट पावर वर्सेस सिटीजन प्राइवेसी के बीच एक नाजुक संतुलन साधने पर निर्भर करेगी। ये संतुलन साधना ही सबसे बड़ी चुनौती होगी। 1.3 इंडिया एआई गवर्नेंस गाइडलाइंस। तो सबसे पहले ये न्यूज में क्यों है? जी, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब मेटी ने हाल ही में इंडिया एआई मिशन के तहत ये गाइडलाइंस रिलीज की हैं। अच्छा। और इसका जो बड़ा गोल है वो है इंडिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, आप कह सकते हैं, सेफ, एथिकल और इंक्लूसिव डेवलपमेंट सुनिश्चित करना। मतलब ये पक्का करना कि एआई जैसे जैसे पावरफुल हो रहा है वो रिस्पॉन्सिबली ग्रो करे। बिल्कुल सही। तो चलिए जरा समझते हैं कि इन गाइडलाइंस में आखिर है क्या। इसमें एक प्रिंसिपल बेस्ड और रिस्क अवेयर गवर्नेंस फ्रेमवर्क की बात की गई है। हाँ। और इसके जहां तक मैं समझ पाया हूं 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला, एआई में इनोवेशन और कंपैरेटिवनेस को बढ़ावा देना। जी। दूसरा, ये सुनिश्चित करना कि इसका डिप्लॉयमेंट सेफ, रिस्पॉन्सिबल और ट्रस्टवर्दी हो। और तीसरा, इंडिविजुअल राइट्स, सोसाइटी और नेशनल सिक्योरिटी के लिए जो भी खतरे हैं उन्हें कम करना। इसमें जो अप्रोच है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब एक्स एंटे लाइसेंसिंग मॉडल्स जैसे बहुत ज्यादा रिजिड रूल्स की जगह फोकस रिस्क अवेयर होने पर है। मतलब एआई इनोवेशन पर ब्रेक नहीं लगाना है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बस उसे सही डायरेक्शन देनी है। ये इनोवेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच एक बहुत ही डेलिकेट बैलेंस बनाने की कोशिश है। ये बात तो सही है। तो ये बैलेंस मैनेज कैसे होगा? चलिए इसके इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क को समझते हैं। सबसे ऊपर एक एआई गवर्नेंस ग्रुप बनाया गया है। जी, इसे आप एक एपेक्स कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म समझ सकती हैं। इसका काम स्ट्रेटेजिक है। ये ओवरऑल एआई गवर्नेंस स्ट्रैटेजी तय करेगा, अलग अलग मिनिस्ट्रीज के बीच कोऑर्डिनेशन बनाएगा और सबसे जरूरी, पूरे एआई इकोसिस्टम को हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज और नेशनल प्रायोरिटीज के साथ अलाइन करेगा। तो ये एक तरह से ऑपरेशन का ब्रेन है। हाँ, कह सकते हैं। ठीक है, तो एआई गवर्नेंस ग्रुप हो गई हाई लेवल बॉडी, पर ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंटेशन कौन करेगा? गाइडलाइंस में गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज और सेक्टोरल रेगुलेटर्स का भी जिक्र है। जी, जैसे मैटी, होम मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री, और रेगुलेटर्स में आरबीआई, सेबी, ट्राई। और इनका रोल क्या होगा? इनका रोल बहुत स्पेसिफिक होगा। हर कोई अपने सेक्टर के लिए एआई रूल्स जारी करेगा। जैसे आरबीआई फाइनेंस में एआई के यूज को रेगुलेट करेगा, तो हेल्थ मिनिस्ट्री हेल्थ केयर में। ये तो सेंसिबल है क्योंकि बैंकिंग के चैलेंजेस मेडिकल डायग्नोस्टिक्स से काफी अलग हैं। बिल्कुल, और ये डोमेन स्पेसिफिक ग्रीवेंसेस को भी हैंडल करेंगे। तो हमारे पास टॉप पर स्ट्रैटेजिस्ट हैं और सेक्टर्स में एनफोर्सर्स। इस फ्रेमवर्क में नीति आयोग और ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर जैसी एडवाइजरी बॉडीज भी शामिल हैं। इनका क्या काम है? इन्हें आप फ्रेमवर्क का थिंक टैंक या अर्ली वार्निंग सिस्टम कह सकती हैं। इनका काम है स्ट्रेटेजिक एडवाइस देना और एआई रिस्क की होराइजन स्कैनिंग करना। होराइजन स्कैनिंग मतलब भविष्य में झांककर पोटेंशियल थ्रेट्स को बड़ी प्रॉब्लम बनने से पहले ही पहचानना। ये लगातार पॉलिसी इनपुट्स देते रहेंगे ताकि गवर्नेंस फ्रेमवर्क अपडेटेड रहे। और आखिर में स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज भी हैं, जैसे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS और टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेंटर TEC। जी, और इनका रोल है टेक्निकल फाउंडेशन तैयार करना। ये एआई रिस्क टैक्सोनॉमी बनाएंगे, एआई मॉडल्स के लिए सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड सेट करेंगे, सेफ्टी बेंचमार्क्स डिफाइन करेंगे और इंटरऑपरेबिलिटी नॉर्म्स भी बनाएंगे। अच्छा, ताकि अलग अलग एआई सिस्टम्स एक दूसरे से बात कर सकें। एग्जैक्टली। ये पूरा फ्रेमवर्क 7 गाइडिंग प्रिंसिपल्स या सूत्रों पर आधारित है। चलिए एक एक करके इन्हें देखते हैं। पहला है ट्रस्ट इज द फाउंडेशन। इसका सीधा सा मतलब है कि एआई सिस्टम्स को ट्रांसपेरेंसी और सेफगार्ड्स के जरिए जनता का भरोसा जीतना होगा। लोगों को ये विश्वास होना चाहिए कि एआई फेयर और सेफ है। ठीक है।
दूसरा पीपल फर्स्ट, मतलब ह्यूमन डिग्निटी, राइट्स और वेलफेयर किसी भी एआई डिप्लॉयमेंट के केंद्र में होने चाहिए। जी, और तीसरा है इनोवेशन ओवर रिस्ट्रेंट, जिसकी हमने पहले भी बात की। मकसद इनोवेशन को बढ़ावा देना है, न कि उसे जरूरत से ज्यादा रेगुलेशन से दबाना। चौथा, और ये मुझे बहुत क्रिटिकल लगता है, फेयरनेस एंड इक्विटी। इसका लक्ष्य एआई को जाति, लिंग या धर्म से जुड़े मौजूदा बायसेस को बढ़ाने से रोकना है। बिल्कुल, और इसी से जुड़ा है पांचवा प्रिंसिपल, अकाउंटेबिलिटी। एआई के फैसलों और उनके नतीजों के लिए एक साफ जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। अगर एआई सिस्टम कोई गलती करता है तो किसी को अकाउंटेबल होना होगा। सही बात है। छठा है अंडरस्टैंडेबल बाय डिजाइन, मतलब एआई सिस्टम्स खासकर जस्टिस या हेल्थ केयर जैसे हाई इंपैक्ट एरियाज में एक्सप्लेनेबल और ऑडिटेबल होने चाहिए। हम ब्लैक बॉक्स सिस्टम्स अफोर्ड नहीं कर सकते जहां किसी को पता ही ना हो कि फैसला कैसे हुआ। और आखिरी सूत्र है सेफ्टी, रिजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी। इसका मतलब है कि एआई सिस्टम्स को फेलियर्स, साइबर थ्रेट्स के खिलाफ रोबस्ट होना चाहिए और साथ ही अपने एनवायरमेंटल इम्पैक्ट का भी ध्यान रखना चाहिए। तो फ्रेमवर्क और प्रिंसिपल्स तो ठीक है, लेकिन इन गाइडलाइंस के बावजूद एआई गवर्नेंस में अभी भी कई बड़े चैलेंजेस हैं। सबसे बुनियादी चैलेंज से शुरू करते हैं, डिजिटल डिवाइड। ये एक बहुत बड़ी रुकावट है। इंटरनेट, कंप्यूटिंग पावर और एआई रेडी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर तक पहुंच में बहुत असमानता है। इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2024 बताती है कि लगभग 51% ग्रामीण आबादी के पास अभी भी इंटरनेट एक्सेस नहीं है। इससे तो ये खतरा है कि ग्रामीण भारत एआई रेवोल्यूशन से पूरी तरह बाहर रह जाएगा। बिल्कुल, और यही डिजिटल डिवाइड सीधे तौर पर अगले मुद्दे को जन्म देता है, बायस एंड डिस्क्रिमिनेशन। हाँ, अगर एआई मॉडल्स को ऐसे डेटा पर ट्रेन किया जाए जो ज्यादातर शहरी और प्रिविलेज्ड आबादी को रिप्रेजेंट करता है, तो वो उन्हीं बायसेस को सीखेगा। एग्जैक्टली, और इससे वेलफेयर टारगेटिंग, लोन अप्रूवल्स और पुलिसिंग जैसे जरूरी क्षेत्रों में डिस्क्रिमिनेटरी आउटकम्स हो सकते हैं। एआई उतना ही अच्छा या बायस्ड होता है जितना उसका ट्रेनिंग डेटा। और इसी से जुड़ा है ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी का मुद्दा। आपने ब्लैक बॉक्स एआई का जिक्र किया था, ये तो ड्यू प्रोसेस और एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी के सिद्धांतों के खिलाफ है। जी बिल्कुल, एक ब्लैक बॉक्स फैसले का मतलब है कि उसे बनाने वाले भी उसकी लॉजिक को पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर सकते। सोचिए, आपको एआई की वजह से नौकरी या कोई सरकारी सेवा देने से मना कर दिया जाए और कोई आपको वजह ना बता पाए। ये हमारे लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स के लिए एक सीधी चुनौती है। और फिर साइबर सिक्योरिटी रिस्क जैसे और भी खतरनाक खतरे हैं। हाँ, हम डेटा पॉइजनिंग जैसे सोफिस्टिकेटेड खतरों की बात कर रहे हैं, जहां एआई के फैसलों को करप्ट करने के लिए उसे जानबूझकर खराब डेटा दिया जाता है, या मॉडल हाईजैकिंग, जहां अटैकर्स एआई सिस्टम पर ही कब्जा कर लेते हैं। ये हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और सिटीजन डेटा के लिए बहुत गंभीर खतरे हैं। पॉलिसी और रेगुलेटरी गैप्स भी एक मुद्दा लगते हैं। हमारे मौजूदा कानून एआई की दुनिया के लिए नहीं बने हैं। सही कहा आपने। जैसे पीसीएनडीटी एक्ट, जो लिंग निर्धारण पर रोक लगाता है, वो एआई एनेबल टूल्स को एक्सप्लिसिटली रेगुलेट नहीं करता, जिनका इस काम के लिए गलत इस्तेमाल हो सकता है। ये एक अच्छा एग्जाम्पल है। और आईपीआर चैलेंजेस, मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का क्या? वो भी एक बहुत कॉम्प्लेक्स एरिया है। एआई मॉडल्स को इंटरनेट से लिए गए कॉपीराइटेड कंटेंट पर ट्रेन करने से ओनरशिप को लेकर बड़े विवाद खड़े हो गए हैं। हम देख ही रहे हैं कि कैसे पब्लिशर्स गूगल जैसी कंपनियों पर उनके एआई ओवरव्यूज को लेकर मुकदमे कर रहे हैं। और आखिर में मिसयूज एंड मिलिशियस एप्लीकेशंस का सीधा खतरा, जैसे डीप फेक्स, एआई ड्रिवन डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन्स और ऑटोमेटेड साइबर अटैक्स। जी, ये सब डेमोक्रेसी और नेशनल सिक्योरिटी के लिए सीधे खतरे हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए भारत में और ग्लोबली कई इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। हाँ, इंडिया लेवल पर हमारे पास नीति आयोग की नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर एआई है, जो एआई फॉर ऑल की बात करती है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 है, और हम ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई के फाउंडिंग मेंबर्स भी हैं। और ग्लोबल लेवल पर भी एक कंसेंसस बन रहा है। ईयू का एआई एक्ट 2024 है, जो एक लैंडमार्क लॉ है। 2023 की ब्लेचली डिक्लेरेशन है, G7 एआई पैक्ट है, और 2019 के OECD एआई प्रिंसिपल्स भी हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में 2024 में लॉन्च हुआ इंडिया एआई मिशन और भी जरूरी हो जाता है। ये मीटी के तहत एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है, और इसके ऑब्जेक्टिव्स बहुत कॉन्क्रीट हैं। इसका मकसद एआई कंप्यूट पावर तक एक्सेस को डेमोक्रेटाइज करना है। ट्रेनिंग एआई गवर्नेंस में ये इनोवेशन और रेगुलेशन के बीच की खींचतान एक बड़ा थीम है। और इंटरेस्टिंगली, पावर और ओवरसाइट के बीच यही टेंशन हमारे जुडिशियल सिस्टम के एक और क्रिटिकल एरिया में भी दिख रहा है। जी, और ये हमें हमारे अगले टॉपिक पर लाता है, 1.4 ट्राइब्यूनल्स। ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 के कुछ प्रोविजंस को रद्द कर दिया है। जी हाँ। और जो प्रोविजंस रद्द किए गए हैं वो ट्राइब्यूनल मेंबर्स की अपॉइंटमेंट, टेन्योर और सर्विस कंडीशन से जुड़े हैं। कोर्ट का कहना था कि ये प्रोविजंस उसके ही पुराने बाइंडिंग जुडिशियल डायरेक्शंस का उल्लंघन कर रहे थे। तो ये लेजिस्लेटिव और जुडिशियल डोमेन्स के बीच एक क्लासिक कॉन्फ्रंटेशन बन गया है। बिल्कुल। चलिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के की हाइलाइट्स को समझते हैं। पहला बड़ा पॉइंट है लेजिस्लेटिव ओवरराइड ओवर जुडिशियल डायरेक्शंस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पार्लियामेंट ने 2021 एक्ट के जरिए उन प्रोविजंस को फिर से लागू कर दिया जिन्हें सुप्रीम कोर्ट पहले ही मद्रास बार एसोसिएशन केसेस यानी MBA 4 और MBA V में
अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर चुका था। अच्छा, कोर्ट ने ट्रिब्यूनल्स की इंडिपेंडेंस सुनिश्चित करने के लिए जो स्टैंडर्ड्स तय किए थे, नए एक्ट ने उन्हें एक तरह से इग्नोर कर दिया। तो ये वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी वाले पॉइंट से जुड़ता है। कोर्ट कह रहा है कि पार्लियामेंट उसके फैसलों को अनदेखा करके वही कानून दोबारा नहीं बना सकता। प्रिसाइसली, लेजिस्लेचर किसी जुडिशियल डिसीजन को उसी डिफेक्टिव लॉ को नए नाम से लाकर नलिफाई नहीं कर सकता। ऐसा करना सेपरेशन ऑफ पावर्स के सिद्धांत का उल्लंघन है और जुडिशियल इंडिपेंडेंस को कमजोर करता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। तो अब प्रेजेंट स्टेटस क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है, जब तक पार्लियामेंट कोर्ट के डायरेक्शंस के मुताबिक नया कानून नहीं बनाती, तब तक MBA IV और MBA 5 जजमेंट्स में दिए गए स्टैंडर्ड्स ही ट्राइब्यूनल्स के मामले में लागू रहेंगे। और एक बहुत ही सिग्निफिकेंट मूव में कोर्ट ने यूनियन गवर्नमेंट को 4 महीने के भीतर एक नेशनल ट्राइब्यूनल कमीशन यानी NTC बनाने का निर्देश भी दिया है। ये एक पोटेंशियल गेम चेंजर हो सकता है। NTC का आइडिया ये है कि एक सिंगल इंडिपेंडेंट बॉडी हो जो ट्राइब्यूनल्स के सभी एस्पेक्ट्स को देखे, अपॉइंटमेंट से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक। इस कॉन्फ्लिक्ट को बेहतर ढंग से समझने के लिए 2021 एक्ट के उन स्पेसिफिक प्रोविजंस को देखते हैं जो इतने कंटेंशियस थे। पहला था टेन्योर एंड एज लिमिट को लेकर। हाँ, एक्ट में 4 साल का फिक्स टेन्योर और अपॉइंटमेंट के लिए 50 साल की मिनिमम एज तय की गई थी। सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि 4 साल का छोटा कार्यकाल इंडिपेंडेंस सुनिश्चित करने के लिए काफी नहीं है। क्यों? तो क्योंकि इससे टैलेंटेड और एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स इतनी इनसिक्योर पोजीशन के लिए अपना करियर छोड़ने से हिचकिचाएंगे। और दूसरा बड़ा मुद्दा सर्च कम सिलेक्शन कमेटी या SC/SC की कॉम्पोजिशन थी। जी, हालांकि कमेटी के चेयरपर्सन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या उनके नॉमिनी थे, पर इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नॉमिनेट किए गए 2 सेक्रेटरीज भी थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर आपत्ति जताई क्योंकि इससे एग्जीक्यूटिव का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा बढ़ रहा था और अपॉइंटमेंट प्रोसेस में जुडिशियल डोमिनेंस कम हो रहा था। तो इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट के की डायरेक्शंस क्या थे? कोर्ट ने कई साफ निर्देश दिए। टेन्योर पर मिनिमम 5 साल का टर्म अनिवार्य किया। एलिजिबिलिटी पर यह निर्देश दिया कि कम से कम 10 साल के एक्सपीरियंस वाले एडवोकेट्स को भी जुडिशियल मेंबर पोस्ट्स के लिए कंसिडर किया जाए। और सर्च कम सिलेक्शन कमेटी के बारे में? कोर्ट ने जुडिशियल प्राइमेसी सुनिश्चित करने पर जोर दिया, मतलब अपॉइंटमेंट्स में एग्जीक्यूटिव का नहीं, जुडिशरी का ज्यादा कहना होना चाहिए। और आखिर में नेशनल ट्राइब्यूनल कमीशन बनाने का वो ग्राउंड ब्रेकिंग डायरेक्शन दिया। चलिए थोड़ा पीछे जाकर इंडिया में ट्राइब्यूनल सिस्टम को संक्षेप में समझते हैं। ये होते क्या हैं? ट्राइब्यूनल्स जुडिशियल या क्वाजी जुडिशियल बॉडीज होती हैं जिन्हें स्पेसिफिक एरियाज में तेज फैसले सुनाने के लिए बनाया गया है। इनका मकसद रेगुलर कोर्ट्स का बोझ कम करना और डोमेन एक्सपर्टीज प्रदान करना है। सबसे पहला था इनकम टैक्स अपैलेट ट्राइब्यूनल, जो 1941 में बना था। और इन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस भी मिला हुआ है 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के जरिए। जी हाँ, उस अमेंडमेंट ने 2 की आर्टिकल्स जोड़े, 323A और 323B। आर्टिकल 323A एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स बनाने की अनुमति देता है और आर्टिकल 323B दूसरे स्पेसिफाइड सब्जेक्ट्स जैसे टैक्सेशन, लैंड रिफॉर्म्स आदि के लिए ट्राइब्यूनल्स की अनुमति देता है। और इन ट्रिब्यूनल से अपील कहाँ जाती है? सुप्रीम कोर्ट ने 2017 के चंदन कुमार केस में ये साफ किया था कि ट्राइब्यूनल से अपील हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के सामने जाएगी। तो कुल मिलाकर ट्राइब्यूनल्स की सिग्निफिकेंस क्या है? इनके मुख्य फायदे हैं स्पेशलाइजेशन, स्पीडी जस्टिस, जुडिशियल बैकलॉग में कमी, बेहतर एक्सेसिबिलिटी और सर्विस मैटर्स में एफिशिएंसी। और ये सिस्टम समय के साथ इवॉल्व हुआ है। बिल्कुल। और ये पूरा मुद्दा जुडिशरी और पार्लियामेंट के बीच कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस के बड़े सवाल से जुड़ा है। ये याद रखना जरूरी है कि दोनों ही इंस्टीट्यूशन संविधान के अधीन है। पार्लियामेंट के पास कानून बनाने की शक्ति है, लेकिन जुडिशरी के पास आर्टिकल 13 और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के तहत जुडिशियल रिव्यू की शक्ति है, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि वो कानून कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो ट्राइब्यूनल्स पर कंक्लूजन क्या है? ट्रिब्यूनल्स न्याय देने के लिए जरूरी हैं, लेकिन उनकी इफेक्टिवनेस एग्जीक्यूटिव कंट्रोल से उनकी इंडिपेंडेंस पर निर्भर करती है। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले इसी सिद्धांत को मजबूती देते हैं। कोर्ट का मकसद कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस बनाए रखना है, ताकि ट्रिब्यूनल्स हमारे जस्टिस सिस्टम को मजबूत करें, कमजोर नहीं। ठीक है। लीगल एड इन इंडिया, ये हाल ही में खबरों में इसलिए था क्योंकि लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987, जिसे 9 नवंबर 1995 को इंप्लीमेंट किया गया था, उसने अपने 30 साल पूरे कर लिए हैं। जी। और इसी दिन को नेशनल लीगल सर्विसेज डे के तौर पर मनाया जाता है। हाँ, और ये 30 साल हमें एक मौका देते हैं ये देखने का कि भारत में लीगल एड का सफर कहाँ से शुरू हुआ और आज हम कहाँ खड़े हैं। देखिए, ये कोई रातों रात आया हुआ कॉन्सेप्ट तो है नहीं, बिल्कुल है। ये तो आप कह सकते हैं एक लंबी जर्नी रही है। तो इसकी जर्नी की शुरुआत कहाँ से होती है? इसकी नींव एक तरह से 1949 में ही रख दी गई थी, बॉम्बे गवर्नमेंट कमेटी के साथ। अच्छा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि फ्री लीगल एड प्रोवाइड करना स्टेट की ऑब्लिगेशन है, मतलब कोर्ट फीस, लॉयर फीस जैसे खर्चे स्टेट उठाए। तो ये पहला कदम था। इसके बाद 1958 में 14th लॉ कमीशन रिपोर्ट आई, जिसने इसे और आगे बढ़ाया। कैसे? उस रिपोर्ट ने फ्री लीगल एड को स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बताया, मतलब ये सिर्फ एक अच्छा काम नहीं बल्कि सरकार का संवैधानिक कर्तव्य है। तो ये विचार धीरे धीरे मजबूत हो रहा था। जी। फिर 1970 में नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन लीगल एड हुई, जिसमें इंस्टीट्यूशनलाइज्ड लीगल एड की जरूरत पर जोर दिया गया। और 1973 में जस्टिस VR कृष्णा अय्यर की एक्सपर्ट कमेटी ने मेरे ख्याल से स्टैट्यूटरी बैकिंग की बात की थी। बिल्कुल।
उन्होंने लीगल एड के लिए स्टैट्यूटरी बैकिंग की वकालत की और इसे सोशल जस्टिस से जोड़ा। और फिर आया सबसे बड़ा कदम 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। हाँ, जिसके जरिए आर्टिकल 39A को जोड़ा गया। इसने लीगल एड को एक मजबूत संवैधानिक मान्यता दे दी। और फिर 1980 में जस्टिस पीएन भगवती के तहत एक कमेटी बनी। और अंत में 1987 में लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट पारित हुआ, जिसने इसे एक प्रॉपर स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क दिया। संविधान की बात करें तो आर्टिकल 39A, जो कि एक डीएसपी है, उसके अलावा और कौन से प्रोविजंस हैं जो लीगल एड को सपोर्ट करते हैं? इसकी जड़ें काफी गहरी हैं। आर्टिकल 39A तो स्टेट को निर्देश देता ही है, पर इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि आर्टिकल 21 यानी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में भी फ्री लीगल एड का अधिकार शामिल है। अच्छा, तो ये एक फंडामेंटल राइट का हिस्सा बन जाता है। एक तरह से हाँ। इसके अलावा आर्टिकल 22(1) एक गिरफ्तार व्यक्ति को लीगल प्रैक्टिशनर द्वारा बचाव का अधिकार देता है। और आर्टिकल 14 जो इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज की गारंटी देता है, वो भी तभी सार्थक है जब हर कोई जस्टिस एक्सेस कर सके। चलिए अब इस 1987 के एक्ट को थोड़ा विस्तार से देखते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव बिल्कुल साफ है, फ्री और कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज प्रदान करना, ताकि इकोनॉमिक या सोशल डिसेबिलिटीज की वजह से किसी को भी जस्टिस से वंचित न किया जा सके। और इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए जो स्ट्रक्चर बनाया गया है वो कैसा है? ये एक 3-tier इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है। 3 tier? हाँ, नेशनल लेवल पर NLSA है, जिसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हेड करते हैं। और स्टेट लेवल पर? स्टेट लेवल पर SLSA है, जिसे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हेड करते हैं। और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है DLSA, जिसे डिस्ट्रिक्ट जज हेड करते हैं। एग्जैक्टली, जिसे डिस्ट्रिक्ट जज हेड करते हैं। अब सबसे जरूरी सवाल, फ्री लीगल सर्विसेज के लिए एलिजिबल कौन कौन है? इसका दायरा काफी बड़ा है। इसमें SC/ST मेंबर्स शामिल हैं, महिलाएं और बच्चे हैं, विक्टिम्स ऑफ ट्रैफिकिंग और डिजास्टर्स, हाँ वो भी हैं, साथ ही मेंटल इलनेस या डिसेबिलिटीज वाले व्यक्ति, इंडस्ट्रियल वर्कमैन और कस्टडी में मौजूद लोग भी एलिजिबल हैं। और आय मतलब इनकम का भी तो कोई क्राइटेरिया होगा? जी, एक प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से कम आय वाले व्यक्ति भी शामिल हैं। ये इनकम लिमिट क्या है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट केसेस के लिए ये 5 लाख रुपए से कम है। और स्टेट्स में? स्टेट्स में ये लिमिट वेरी करती है, 1 लाख रुपए से लेकर 3 लाख रुपए तक। तो NLSA जो इस पूरे स्ट्रक्चर के टॉप पर है, उसके फंक्शंस क्या हैं? NLSA के कई इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। पहला है पॉलिसी फॉर्मुलेशन, मतलब स्कीम्स और गाइडलाइंस बनाना। हाँ, ताकि पूरे देश में यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन हो सके। दूसरा है विक्टिम कॉम्पेंसेशन, जैसे नालसा कॉम्पेंसेशन स्कीम फॉर वुमेन विक्टिम्स सर्वाइवर्स ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट जैसी योजनाओं को लागू करता है। कैपेसिटी बिल्डिंग भी इसका एक फंक्शन है ना? बिल्कुल, इसमें लीगल एड लॉयर्स का स्टैंडर्डाइज सिलेक्शन और लीगल सर्विस लॉयर्स व पैरा लीगल वॉलंटियर्स यानी PLVs के लिए ट्रेनिंग मॉड्यूल्स तैयार करना शामिल है। और प्रिजन लीगल एड? हाँ, नालसा लगभग सभी जेलों में जेल लीगल एड क्लिनिक्स, जिन्हें PLCs कहते हैं, उनकी देखरेख करता है। और सीधे तौर पर लोगों को क्या मदद मिलती है? मतलब लीगल असिस्टेंस में क्या क्या आता है? उसमें वकील उपलब्ध कराना, प्रोसेस फीस का भुगतान, डॉक्यूमेंट्स की ड्राफ्टिंग, ट्रांसलेशन और सर्टिफाइड कॉपीज प्रदान करना शामिल है। और छठा फंक्शन है सोशल जस्टिस लिटिगेशन। जी, नालसा ने ही एक PIL दायर की थी, जिसके कारण 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर अधिकारों को मान्यता दी। ये एक बहुत बड़ा लैंडमार्क जजमेंट था। हाँ, और ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि फ्री लीगल सर्विसेज में सरकारी कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंच में सहायता करना भी शामिल है, ताकि होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस सुनिश्चित हो सके। इन सब के बावजूद लीगल एड डिलीवरी में कई चैलेंजेस हैं। सबसे पहला क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज है लो अवेयरनेस। कितना लो? नालसा की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार केवल 15% ग्रामीण आबादी को लीगल एड सर्विसेज के बारे में पता है। सिर्फ 15%? ये तो बहुत कम है। बहुत ज्यादा कम है। दूसरा चैलेंज है क्वालिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन। अच्छा। कम रेम्यूनरेशन और भारी वर्कलोड के कारण अक्सर इसे पुअर लीगल एड फॉर द पुअर कह दिया जाता है। अंडर फंडिंग भी एक मुद्दा होगा? बहुत बड़ा। पार्लियामेंट्री कमेटी की 2024 की रिपोर्ट कहती है कि पर कैपिटा लीगल एड स्पेंडिंग सिर्फ 0.75 पैसा प्रति वर्ष है। 75 पैसे? जी, सिर्फ 75 पैसे। और क्या चुनौतियां हैं? एक है डिजिटल डिवाइड। टेलीलॉ की इफेक्टिवनेस सीमित है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट एक्सेस केवल 33% है, जबकि शहरों में 67% है। हाँ, और आखिरी चैलेंज है लिमिटेड फिजिकल आउटरीच। ग्रामीण क्षेत्रों में लॉयर पॉपुलेशन रेशियो 1:10,000 है, जबकि शहरी क्षेत्रों में ये 1:1000 है। ये गैप बहुत बड़ा है। तो अंत में हम कह सकते हैं कि सब्सटैंटिव इक्वालिटी बिफोर लॉ के लिए एक मजबूत लीगल एड सिस्टम बहुत जरूरी है। और उसके लिए जागरूकता बढ़ाना, क्वालिटी सुधारना, फंडिंग बढ़ाना और टेक्नोलॉजी का लाभ उठाना, ये सब जरूरी है। बिल्कुल, ताकि लीगल एड एक वेलफेयर मेजर से एक्सेस टू जस्टिस की गारंटी बन सके। चलिए अब लोक अदालत पर एक स्पेशल नोट देखते हैं। ये क्या है? ये एक ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मतलब ADR फोरम है, जहां पेंडिंग और प्री लिटिगेशन केसेस को आपसी सहमति से निपटाया जाता है। इसका ओरिजिन कहां से हुआ?
पहली लोक अदालत 1982 में गुजरात में आयोजित की गई थी अच्छा, और इसे स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 के तहत। और 2002 में अमेंडमेंट के जरिए परमानेंट लोक अदालत को जोड़ा गया। जी, इसके टाइप्स हैं स्टेट लोक अदालत, नेशनल लोक अदालत और परमानेंट लोक अदालत। परमानेंट लोक अदालत पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज से संबंधित विवादों के लिए, राइट? एग्जैक्टली। इसका जुरिस्डिक्शन क्या है? इसमें कंपाउंडेबल क्रिमिनल केसेस, सिविल, लेबर और सर्विस डिस्प्यूट्स शामिल हैं। और क्या शामिल नहीं है? नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस इसके दायरे से बाहर हैं। इसकी की फीचर्स क्या हैं? इसके अवार्ड्स फाइनल और बाइंडिंग होते हैं, कोई अपील नहीं होती, कोई कोर्ट फी नहीं लगती। और इससे सिविल कोर्ट की शक्तियां भी प्राप्त हैं। हाँ, और प्रोसीजर फ्लेक्सिबल होता है, मतलब सीपीसी और एविडेंस एक्ट सख्ती से लागू नहीं होते। इसका इम्पैक्ट तो काफी बड़ा रहा है। बहुत बड़ा। 2022 से 25 के बीच 44.22 लाख बेनिफिशियरीज थे और 23.58 करोड़ मामले सुलझाए गए। चलिए अब पॉलिटी एंड गवर्नेंस से जुड़े कुछ और डेवलपमेंट्स पर नजर डालते हैं। जी हमारा पहला टॉपिक है 1.6.1 सुप्रीम कोर्ट ऑन एसेंट बिल्स। जी, ये खबरों में क्यों था? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की 5 जज बेंच ने 16th प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का जवाब दिया है। आर्टिकल 143 के तहत। हाँ, और कहा है कि कोर्ट्स प्रेसिडेंट या गवर्नर के लिए बिल्स पर असेंट देने की कोई टाइमलाइन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकती। इसका बैकग्राउंड क्या है? इसका बैकग्राउंड ये है कि अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर और प्रेसिडेंट के लिए बिल्स पर एक्ट करने के लिए स्पेसिफिक टाइमलाइंस तय की थी। और उसी पर प्रेसिडेंट ने कोर्ट की एडवाइजरी ओपिनियन मांगी थी। जी, आर्टिकल 143 के तहत। इसमें कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इन्वॉल्व हैं? इसमें मुख्य रूप से आर्टिकल 200 और आर्टिकल 201 शामिल हैं। आर्टिकल 200 गवर्नर द्वारा असेंट के लिए है। हाँ, जिसके तहत गवर्नर बिल को असेंट दे सकते हैं, विथहोल्ड कर सकते हैं, लौटा सकते हैं या प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर सकते हैं। और आर्टिकल 201 वो प्रेसिडेंट द्वारा असेंट के लिए है, जब बिल रिजर्व किया जाता है। प्रेसिडेंट असेंट दे सकते हैं, विथहोल्ड कर सकते हैं या लौटा सकते हैं। और किसी भी आर्टिकल में कोई कॉन्स्टिट्यूशनल टाइमलाइन नहीं दी गई है। बिल्कुल। तो सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग्स क्या रहे? पहली फाइंडिंग है नो जुडिशियली एनफोर्सेबल टाइमलाइंस। कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज पर डेडलाइंस नहीं लगा सकती। ऐसा करना जुडिशियल ओवररीच होगा। हाँ, दूसरी बात, डीम्ड असेंट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। संविधान में टाइम लैप्स होने पर डीम्ड अप्रूवल की कोई अवधारणा नहीं है। ये सेपरेशन ऑफ पावर्स और फेडरल स्ट्रक्चर का उल्लंघन करेगा। एग्जैक्टली। तीसरा पॉइंट कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी और फेडरलिज्म से जुड़ा है। कोर्ट ने कहा कि हालांकि कोई टाइमलाइन नहीं है, लेकिन गवर्नर्स या प्रेसिडेंट द्वारा अनिश्चितकालीन देरी फेडरलिज्म और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के खिलाफ है। और जुडिशियल रिव्यू का स्कोप? कोर्ट ने कहा कि स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू लिमिटेड है। कोर्ट्स केवल प्रोसीजरल ग्राउंड्स पर इंटरवीन कर सकती हैं, जैसे मैलिफाइड इंटेंट। वो असेंट देने या रोकने के मेरिट्स की जांच नहीं कर सकती। अच्छा, और प्रेसिडेंट्स डिस्क्रिशन के बारे में? कोर्ट ने कहा कि प्रेसिडेंट हर बार बिल रिजर्व होने पर सुप्रीम कोर्ट की सलाह लेने के लिए बाध्य नहीं है। तो इस फैसले का सिग्निफिकेंस क्या है? ये जुडिशियल डायरेक्शंस पर कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी की पुष्टि करता है। और जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच की सीमाओं को स्पष्ट करता है। जी, ये सेपरेशन ऑफ पावर्स के डॉक्ट्रिन को मजबूत करता है और फेडरल ऑटोनॉमी और कॉन्स्टिट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी के बीच संतुलन बनाता है। हमारा अगला टॉपिक है 1.6.2 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द जुडिशरी। सुप्रीम कोर्ट के सेंटर फॉर रिसर्च एंड प्लानिंग ने इस पर एक व्हाइट पेपर जारी किया है। हाँ, और इस व्हाइट पेपर का पर्पस है जुडिशियल प्रोसेसेस में AI का सेफ, एथिकल और रिस्पॉन्सिबल यूज इनेबल करना। और साथ ही जुडिशियल इंडिपेंडेंस, फेयरनेस और अकाउंटेबिलिटी के इरोजन को रोकना। बिल्कुल। इसमें मेजर रिस्क्स और एथिकल चैलेंजेस क्या बताए गए हैं? पहला है ओवर रिलायंस ऑन AI। AI पर अत्यधिक निर्भरता ह्यूमन जुडिशियल डिस्क्रिशन को कम कर सकती है। दूसरा, hallucinations and fabricated outputs। हाँ, मतलब AI गलत तथ्य या नॉन एग्जिस्टेंट साइटेशंस जनरेट कर सकता है, जैसा रॉबर्टो माटा वर्सेस एवियांका केस में हुआ था। एल्गोरिथमिक बायस भी एक बड़ा खतरा है। जी, बायस डेटा पर ट्रेन किया गया AI भेदभाव को और बढ़ा सकता है। और एविडेंस मैनिपुलेशन जैसे डीप फेक्स, वो भी एक बड़ा खतरा है। साथ ही प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंसर्न्स भी हैं। इंडियन जुडिशरी में AI के कौन-कौन से इनिशिएटिव्स लिए गए हैं? कई इनिशिएटिव्स हैं। ई-कोर्ट्स मिशन मोड प्रोजेक्ट है, सुपासे है। सुपासे जो जजेस को केस रिकॉर्ड समराइज करने में मदद करता है। हाँ, फिर एसुवास है जिसने 36,000 से ज्यादा SC जजमेंट्स को 19 भारतीय भाषाओं में ट्रांसलेट किया है। टीरस और लीग्रा भी हैं। जी, टीरस एक ट्रांसक्रिप्शन टूल है और लीग्रा एक लीगल रिसर्च असिस्टेंट। तो की रिकमेंडेशंस क्या हैं? रिकमेंडेशंस हैं कि कोर्ट्स में AI एथिक्स कमिटीज की स्थापना हो, सिक्योर इन हाउस AI सिस्टम्स को प्राथमिकता दी जाए, एक फॉर्मल एथिकल AI पॉलिसी अपनाई जाए। हाँ, और मैंडेटरी डिस्क्लोजर और ऑडिट ट्रेल्स हो और जजेस व कोर्ट स्टाफ की कंटिन्यूअस ट्रेनिंग हो। अब बात करते हैं 1.6.3 प्रिजन्स इन इंडिया 2025 रिपोर्ट की, जिसे सुप्रीम कोर्ट के सेंटर फॉर रिसर्च एंड प्लानिंग ने जारी किया है। ये रिपोर्ट ह्यूमन राइट्स बेस्ड प्रिजन रिफॉर्म फ्रेमवर्क की वकालत करती है। इसमें कौन से की इश्यूज हाईलाइट किए गए हैं? पहला है गवर्नेंस डाइवर्सिटी। प्रिजन्स एक स्टेट सब्जेक्ट है लिस्ट 2 में, और भारत ह्यूमेन ट्रीटमेंट के लिए नेल्सन मंडेला रूल्स का पालन करता है। रिपोर्ट में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सिवियर ओवरक्राउडिंग
ऑक्यूपेंसी रेट 131.4% है। और लगभग 75% कैदी अंडर ट्रायल्स हैं। जी, ये सबसे चिंता की बात है। और वहीं दूसरी तरफ ओपन प्रिजन्स का 74% हिस्सा अंडर यूटिलाइज्ड है। कास्ट एंड लेबर डिस्क्रिमिनेशन पर भी रिपोर्ट ने ध्यान खींचा है। हाँ, कुछ प्रिजन मैनुअल्स जाति के आधार पर काम सौंपते हैं, जिसे सुकन्या शांता केस में अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया है। और वेज डिस्पैरिटी। जेल की मजदूरी 20 से 524 रुपए प्रतिदिन तक है, जो बहुत बड़ा गैप है। वुमेन प्रिजनर्स के लिए रिप्रोडक्टिव राइट्स की कमी और जेंडर्ड टास्क एलोकेशन भी मुद्दे हैं। तो वे फॉरवर्ड क्या सुझाया गया है? सुझाव है कि कास्टिस्ट और डिग्रेडिंग टर्मिनोलॉजी को बदला जाए, रोटेशनल वर्क एलोकेशन शुरू हो, प्रिजन वेजेस का पीरियोडिक रिवीजन हो और अंडर ट्रायल केसेस को प्राथमिकता दी जाए। और इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ICJS को इंटीग्रेट करना भी जरूरी है। बिल्कुल। हमारा आखिरी टॉपिक है 1.6.4 मॉडल यूथ ग्राम सभा MYGS इनिशिएटिव। हाँ, इसे मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के साथ मिलकर लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य जन भागीदारी और पार्टिसिपेटरी लोकल गवर्नेंस को मजबूत करना है। जी, जिसमें स्टूडेंट्स को सिमुलेटेड ग्राम सभा सेशंस में एंगेज किया जाता है। इसके की फीचर्स क्या हैं? ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 के साथ अलाइंड है। और इसे जवाहर नवोदय विद्यालयज JNVs, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स EMRSs और स्टेट गवर्नमेंट स्कूल्स में इंप्लीमेंट किया जा रहा है। जी, JNVS की स्थापना NEP 1986 के तहत ग्रामीण बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए की गई थी। और EMRS का टारगेट शेड्यूल्ड ट्राइब के छात्र हैं। हाँ, और ये उन क्षेत्रों में स्थित हैं जहाँ 50% से अधिक ST आबादी या 20,000 से अधिक ट्राइबल निवासी हैं। तो इस इनिशिएटिव का सिग्निफिकेंस क्या है? ये कम उम्र से सिविक कॉन्शियसनेस का निर्माण करता है, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन को प्रोत्साहित करता है और कॉन्स्टिट्यूशनल डिसेंट्रलाइजेशन के अनुरूप ग्रास रूट्स गवर्नेंस को मजबूत करता है। ये था आज का ऑडियो बुक डिस्कशन फ्रॉम विजन IAS मंथली मैगजीन। अगर आपको ये फॉर्मेट हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और एस्पिरेंट्स भी बेनिफिट ले सकें, बिकॉज गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प अदर्स। और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जहां आपको कई अन्य स्टैंडर्ड बुक्स की ऑडियो समरी और नोट्स मिलेंगी। हमारी कोशिश है कि आप कहीं भी कभी भी सुनकर अपनी तैयारी जारी रख सकें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। धन्यवाद और जय हिंद।